हाय दोस्तों, हम लोग कटरा से निकल चुके हैं प्रयाग संगम के लिए। आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं पवन, जो कि रनिंग स्टेटस में है और लगभग यहाँ से 10 से 15 मिनट लगेगा हम लोग को संगम जाने में। सो मिलते हैं संगम पे। और फिर से आप देखिए भारद्वाज पार्क से हम लोग आगे निकले हैं और संगम की तरफ जाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट में हम लोग संगम को होंगे। और आपको मैं दिखाना चाहूँ कि मैं हूँ यहाँ, मेरे फ्रेंड पवन है और हम लोग संगम की तरफ जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 मिनट में हम संगम पहुँच जाएंगे। और ये जितना ये 4 लेन है अलग प्रयाग राज का, आप देख सकते हैं, जो कि ये सब के सब 2018 के कुंभ मेले में ही बनाए गए, जो कि बहुत ही तगड़ा विकास का क्षेत्र माना गया प्रयाग को, जो कि यूपी का हाई स्टेट का एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट भी है इस लेवल का। तो इसको विकसित करने के लिए लगभग बहुत तगड़ा विकास हुआ। लगभग 1 सालों में इसको देखने को मिला कि इतना अच्छा काम हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे करना तो। और यहाँ पे हम लोग पूरे जाज टाउन से आगे यहाँ पे सीबीएसई कोचिंग है। आगे आपको दिखाएंगे सीबीएसई कोचिंग का एक चित्र दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। कुंभ मेला पूरा क्षेत्र है, ये कुंभ का क्षेत्र है। और आगे देखिए किस प्रकार का सुंदरीकरण प्रयागराज में किया गया है। ये सब टनल बनाए गए हैं, रेलवे क्रॉस होती है और ये प्रयाग से होती है, प्रयाग जंक्शन को यहाँ से ये यहाँ से प्रयाग घाट से ये जंक्शन को जाती है रामबाग को होते हुए। ये इसको अभी जल्दी नया स्टेशन बना है कुंभ मेले को देखते हुए। और हम लोग अब 1 से 2 मिनट में संगम को आ गए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं जो आगे का टनल है उसके नीचे से रास्ता जाता हुआ और हम लोग अब पहुँचेंगे। और ये समुद्र मंथन का दिखाते हुए, एक तरफ समुद्र मंथन है महादेव और इस तरह असुरों में युद्ध छिड़ा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं और फिर से पीछे से भी सीन देखने को मिलेगा आपको। समुद्र मंथन का चिन्ह पूरे ब्रिज पे दिखाया गया है। नैनी कोई ब्रिज जाता है, ऊपर से नैनी को ओवर ब्रिज आगे मिलेगा, नैनी का ब्रिज ऐसे ही जाएगा। और हम लोग संगम क्षेत्र में आ चुके हैं, जो कि पूरे मेले का ही पूरा क्षेत्र है। इससे अंदर से हम लोग जाते हुए कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अकबर के किले पे पहुँचें, जो कि माघ मेले की समाप्ति हो चुकी है। तो कुछ उतना क्षेत्र खाली ही है, बिल्कुल खाली क्षेत्र है। और कुछ ही श्रद्धालु यहाँ पे आते होंगे नहाने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इस समय बिल्कुल यहाँ पे खाली है, ये पूरे मेले के लिए बनाया गया है। पूरा क्षेत्र इस समय खाली है। और आगे से ये संगम यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ही दिखा रहा है आगे का, आप देख सकते हैं, जो कि कंट्रोल मैप में। और यहाँ से एक कर्नल रंजन परेड ग्राउंड है यहाँ पे। ये जो कि अकबर का किला है पूरे आर्मी के हाथों में इस समय है। आर्मी इस पे कंट्रोल करती है, तो पूरी एरिया ये आर्मी के अंडर भी आती है। कुछ एरिया यहाँ की प्रयाग क्षेत्र का पूरा मेला के क्षेत्र है यहाँ पे। अगर हम लोग ये पूरा कुंभ मेले का क्षेत्र, और हम लोग आ चुके हैं इलाहाबाद प्रयाग नगरी संगम में। और मात्र कुछ ही चंद पलों में हम लोग, सबसे पहले मैं लाइक करूँगा अकबर के किले को जाने को, क्योंकि मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है और बहुत ही मैं उत्सुक हूँ किले पे जाने के लिए, क्योंकि उसकी इतना कहानियाँ सुन के मुझे वहाँ का कंस्ट्रक्शन क्या है कैसे है देखने के लिए बहुत ही उत्तेजना बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और अखाड़ा क्षेत्र यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर है और संगम 1 किलोमीटर, जहाँ पे मेन स्नान होता है। और हनुमान मंदिर लगभग यहाँ से 200 मीटर ओनली है। हनुमान मंदिर लगभग हम लोग आ ही चुके हैं, प्राचीन हनुमान मंदिर का क्षेत्र देख सकते हैं आगे प्रयाग। यहाँ से पूरा संगम की एरिया, और यहाँ पे अभी भी कुछ अखाड़े बने हुए हैं। और देखिए पीछे का सीन आप, यहीं से ब्रिज और संगम नगरी प्रयाग में आप देखेंगे
यहाँ से बिल्कुल अकबर का किला मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको चंद सेकंड में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो जो क्षेत्र है अकबर का किला, और यहाँ से अकबर के किले में हम लोग कुछ ही क्षणों में पहुँचेंगे। अब उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश शहर में, और ये है इलाहाबाद, जिसे कि अब प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि प्रयागराज का इतिहास बहुत ही पुराना है। लोगों को ऐसा भी मानना है कि जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले यज्ञ यहीं कराया था, और प्रथम यज्ञ होने के कारण इससे प्रयाग का नाम दिया गया। और इसके कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि ये पूर्व के राजकुमार की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा, इसका नाम संज्ञा दिया गया प्रयाग का। और कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि इलाहाबाद नाम होने के कारण कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री इला का यहाँ पे वास था, इसलिए इसे इलाहाबाद कहा गया। लेकिन जो मोस्टली चीज़ें हैं यहाँ पे ये मानना है कि ऐसा मानना है कि इसमें एक अच्छे वृक्ष हुआ करता था, अच्छे वट नाम का। ऐसा मानना है कि लोगों का ये मानना था कि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इस कारण लोग यहाँ आते थे और उस वृक्ष पे चढ़ के, इस यमुना नदी में देख सकते हैं पूरा यमुना नदी का क्षेत्र है, इसमें ये कूद के सुसाइड कर लिया करते थे, आत्महत्या कर लिया करते थे, और ऐसा लोगों का मानना था कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जा रहे हैं। तो ये तो सी कुछ पुरानी कहानियाँ, लेकिन जिसको मोस्टली चीज़ें जो माना जाता है कि इसका इलाहाबाद का पूरा इसका निर्माण, जिस नगर की स्थापना अकबर के द्वारा हुआ। ऐसा मानना था कि जब अकबर भारत में आता है तो उसको ये एरिया बहुत पसंद आया, संगम का क्षेत्र जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, और सरस्वती नदी जिसका नाम अस्तित्व ख़त्म हो चुका है, वो नदी भी यहाँ पे उसका वास हुआ करता था उस समय। ऐसा मानना था कि ये नगर बहुत ही पसंद आया, तो उसने इस क्षेत्र को अपने इंजीनियरों से डिमांड रखी कि यहाँ पे एक उसका किला बनाया जाए, यहाँ पे उसका क्षेत्र होगा, यहाँ पे वो अपनी राजधानी ऐसे भी यहाँ पे स्थापित करेगा। तो इसके लिए उसने इंजीनियरों को भेजा, तो इंजीनियरों ने उसे ये बताया कि ये जो क्षेत्र है, ये जब यहाँ पे पानी आने के कारण ये यहाँ पे कुछ छिड़ हो जाता है, यहाँ पे कोई एरिया नहीं बचता, पूरा पानी से छितर बितर हो जाता है। तो उसने अपने इंजीनियरों से उसके डिमांड के अनुसार एक तटबंध बनाने की मांग की। तो अब देख सकते हैं पूरा ये अकबर का जो किला है, जो कि बलुए लाल पत्थर से बनाया गया है, जो कि ये सबसे बड़ा किला हुआ करता था उस समय का। और ये लाल किले से भी पहले का है। लाल किला आपका लगभग 17वीं सेंचुरी में बना है। ये है आपका 1586 में इसका बनाया गया। देख सकते हैं पूरा बलुए लाल पत्थर से और चूने की हेल्प से बनाया गया है। उसमें सीमेंट नहीं हुआ करता था तो उस समय की, आज भी इसकी मजबूती वैसे बनेगी ये। अब तो इसे इंडियन आर्मी के द्वारा दे दिया गया है। यहाँ पे पूरी इसकी व्यवस्था अब इंडियन आर्मी ले ली है। माघ मेले का क्षेत्र है, इसमें से 5-6 क्षेत्र हैं, जिसमें कुछ में अंदर जाने के लिए अलाउ है, कुछ में नहीं भी है। और लेकिन लोग यहाँ कैमरा अंदर नहीं अलाउ है, तो हम लोग अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन कोशिश करें कि हम लोग अंदर जाएँ। तो इससे अकबर ने इस पूरे इसको बनवाया और यहाँ पे राज भी किया, ऐसा ही मानना है। और इससे पहले बता दें आपको कि 1539 में जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था, चौसा के युद्ध जब हारा था, तो ये आपको बता दें कि जो उधर के जो अरैल का एरिया है, यहाँ पे ऐसा माना था यहाँ पे अरैल पड़ता है, और मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ झूसी, इस साइड में झूसी पड़ता है जो संगम का क्षेत्र है, और यहाँ पे अरैल पड़ता है। तो अरैल में जो राजपूत हुआ करते थे, तो ऐसा मानना था कि जब हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध हार गया, तो यहाँ नदी पार करना था, जो कि ये क्षेत्र को पार नहीं कर पाया, तो राजपूतों ने उसकी बहुत सहायता की, उसकी नदी पार कराई, और फिर वो यहाँ से ईरान चला गया। ईरान वहाँ से चला जाता है, तो फिर शेरशाह सूरी को मालूम चला कि यहाँ के लोगों ने उसकी बहुत ही सहायता की है, तो यहाँ पे वो अपना आक्रमण कर दिया और यहाँ से उनका बहुत छितर बितर कर दिया। फिर यहाँ के लोगों को यहाँ से भागना पड़ा, पूरा राजपूताना जो क्षेत्र है सब लोग भागे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। फिर 1513 के बाद यहाँ फिर अकबर इस किले का निर्माण कराता है। बहुत ही सुंदर एक किला है अकबर का किला, जो कि इलाहाबाद में घूमने का भी एक अच्छा क्षेत्र है। इसके आगे हनुमान मंदिर है, कोशिश करेंगे वहाँ पे भी जाने का। और फिर संगम का क्षेत्र है, अभी हम लोग कुछ क्षणों में वहाँ पहुँचेंगे। तो फिर हम चलते हैं इस तरह किले आपको दिखाते हुए आते हैं, दिखाते हैं हम किला किस प्रकार बनाया गया है। देख सकते हैं आप किले की ऊंचाई लगभग बहुत ही ऊंचा है, लगभग ये 40 फीट से एबव ही होगा। और अंदर ऐसा मानना था, फिर यहाँ पे जब हुमायूं आया तो उसने जो वो वृक्ष था जहाँ से लोग सुसाइड करते थे, तो उस चीज़ को उसको जला दिया गया वृक्ष को। वो हिंदू गतिविधियों के रीति रिवाजों का बहुत विरोधी भी था मुस्लिम होने के कारण, तो उसने इसका बहुत विरोध किया, उस वृक्ष को जला दिया, और आज भी वो वृक्ष अंदर है। तो हम चलते हैं फिर आगे, और आगे का सीन जैसा होगा आपको फिर दिखाएंगे। हाँ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अच्छे वट माधव मंदिर के अंदर, जो कि संगम प्रयाग, जो संगम का नदी इसके एकदम तटवर्ती इलाके में। इधर अकबर का किला, और इसकी इतिहासकारों में बहुत ही इसका उल्लेख है इस किले का। और नीचे देख सकते हैं पूरा संगम पे जो अच्छे वट है,
ये पूरा ब्रिज है और नीचे इसके जो देख सकते हैं पूरी मंदिर की एरिया, इसके अंदर पूरे मंदिर हैं, हर देवी देवताओं के मंदिर आपको अंदर मिलेंगे। इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए क्या इसके महत्व है मंदिर का, बाबा हैं जो कि इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। और बाबा से अनुरोध है कि इस मंदिर के बारे में बाबा बताएं। यह मंदिर बहुत, यहाँ पे मंदिर भगवान अक्षयवट जी का है। जो सारे संसार जलमग्न हो जाता है तो ये अक्षयवट ही रहता है। इसी अक्षय के पान पे भगवान श्री हरि बाल मुकुंद जी अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुंह में लेकर क्रीड़ा करते हुए शयन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। उस समय इस पृथ्वी पर कोई नहीं था, सिर्फ ऋषि मार्तंड के पुत्र मार्कंडेय ऋषि अमर थे। उन्होंने ऐसा करते हुए भगवान को देखा और श्री हरि ने अपनी माया को उन्हीं को दिखाया था। उसके बाद भगवान राम त्रेता में पैदा हुए अयोध्या में, तो वो भी उनका वनवास हुआ। तो भगवान राम वन के लिए निकले तो वहाँ से चल करके आए तो श्रृंगवेरपुर गए। श्रृंगवेरपुर में ऋषि आश्रम में पधारे। फिर वहाँ से निषाद राज के नाव पर बैठ कर इस पार आए। इस पार आने के बाद भगवान राम कुछ दूर चलने के बाद ऋषि भरद्वाज आश्रम मिला। भरद्वाज जी से मिलने के बाद भगवान राम को भरद्वाज जी ने बताया कि आप गंगा के किनारे जाएंगे तो एक श्याम बट है, उस श्याम बट के नीचे भगवान राम 3 रात्रि बट छाया वेदिका बनाकर पूजा पाठ करके तब यहाँ से वन के लिए प्रस्थान किया चित्रकूट में कई साल रहे, 12 साल तक रहे। वहाँ से फिर नासिक गए, नासिक से होते हुए पंपापुर होकर के फिर लंकापुरी गए। रावण को मारने के बाद भगवान राम फिर यहाँ पे आए और अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान अक्षयवट के नीचे किया। पहला पिंडदान प्रयाग में अक्षयवट के नीचे, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब राजा दशरथ स्वर्गलोक गए थे। द्वापर में श्री कृष्ण भी आए थे पांडवों के साथ में, तो यहाँ पे वो भी रुके। पीठराज माँ ललिता का दर्शन किया, पांडवों से शिवलिंग की स्थापना किया। यहाँ कुछ दूर रहे वो। कलयुग में हम आप सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान अक्षयवट का ये है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जैसे बाबा ने बताया कि ये त्रेता युग की घटनाओं को बताया, जिस प्रकार यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र आते हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे 3 रात्रि यहाँ पे गंगा के तट पे गुजारते भी हैं। और ये पूरा अक्षयवट का बारे में बाबा ने पूरे डिटेल से बताया। और फिर आगे चलते हैं, ऐसे ही जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी आपको शेयर करते रहेंगे। संगम क्षेत्र का टूरिज्म का इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि संगम में पूरी भीड़ लगी हुई है। ये पूरा क्षेत्र संगम का है, इलाहाबाद का क्षेत्र संगम का क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि पीछे अभी तो अगर मेले का समय होता तो पूरी भीड़ होती है। पूरी लगभग यहाँ की 5 किलोमीटर की रेडियस में पूरी भीड़ होती, लगभग चारों तरफ मेले का ही क्षेत्र है। लेकिन अभी मेले की समाप्ति भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ स्नान करने के लिए संगम पे आते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं संगम का क्षेत्र कैसे पूरा क्षेत्र अभी तो बिल्कुल समझिए खाली है, अन्यथा इसकी डेंसिटी बहुत ही बड़ी हो जाती है। बहुत ही लगभग यहाँ लाखों की जनसंख्या से एवं यहाँ पे प्रतिदिन लोग आते हैं। ये पूरा गंगा का क्षेत्र है, संगम का क्षेत्र। और यहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी का मिलन होता है। और ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे सरस्वती नदी भी, जो कि अदृश्य नदी है, जो कि यहाँ पे इसका भी मिलन होता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको यमुना नदी यहाँ से देख सकते हैं, सामने यमुना नदी और इस साइड गंगा नदी का यहाँ पे संगम त्रिवेणी है। और यहाँ पे भरपूर भीड़ है संगम के एरिया में। और आप नीचे उतर के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे क्या है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं संगम क्षेत्र में। मेरे साथ हैं पवन, जो कि आज यहाँ पे हम लोग संगम क्षेत्र में आ चुके हैं। देख रहे हैं कि आगे किस प्रकार स्नान हो रहा है। लोग यहाँ पे नहाने के लिए भी आए हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे नहाने की, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी बहुत जगह निकलना है। उसके साथ ही बहुत सारा काम भी है, एक ही दिन में करना पड़ेगा, तो इस वजह से हम लोग नहा नहीं पाएंगे। और आप देख सकते हैं इसके सामने नैनी ब्रिज भी है। कोशिश करें नैनी ब्रिज पे भी अभी हम लोग जस्ट निकलेंगे आधा 1 घंटा में यहाँ संगम के एरिया में। और चलते हैं आपको सामने संगम के एरिया में लेके, और वहाँ पे स्नान होते हुए दिखाएंगे पूरा। ये इसमें मेला ख़त्म हो चुका है, नहीं तो अगर ये मेला का क्षेत्र हो, मेला का तो पूरा क्षेत्र है लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर की रेडियस में पूरा मेला का ही क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ पे लोग नहाते हैं। त्रिवेणी है यहाँ पे, यमुना गंगा नदी का मिलन है।
और त्रिवेणी पे तो हमेशा भीड़ लगा ही रहता है, हज़ारों की संख्या में लोग हमेशा यहाँ पे पर डे आते जाते हैं। लेकिन अगर ये मेला का टाइम होता है तो यहाँ पे लाखों लोग आते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे साइबेरिया से जो आए हुए पक्षी हैं यहाँ पे हमेशा रहते हैं लगभग, लेकिन इनका ज़्यादातर जैन फेब में बहुत सारे इसमें बहुत सारे नंबर में यहाँ पे आते हैं साइबेरियन पक्षी, अभी भी यहाँ पे हैं। और आगे संगम का क्षेत्र है और ले चलते हैं आपको यहाँ से संगम क्षेत्र में दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा संगम का क्षेत्र है। सामने देख सकते हैं जो ये ब्रिज है, यहाँ से यमुना नदी वहाँ से आती है, इधर से इस साइड से गंगा नदी मेरे लेफ्ट से, और ये गंगा नदी और यमुना नदी का यहाँ पे त्रिवेणी पे संगम होता है। यहीं पे एक अदृश्य नदी जो कि सरस्वती नदी जिस समय विलुप्त हो चुकी है नदी, उसका भी यह माना जाता था कि यहीं पे उदय होता है। इस पानी में यहाँ पे बहुत डिफरेंट कलर भी माना जाता है। लोग बताते हैं कि गंगा नदी और यमुना नदी के पानी में के रंग में बहुत डिफरेंट होता है, जिसके पीछे इसका ये भी रीज़न है कि यमुना नदी इंडस्ट्रियल एरिया से होती हुई आती है, जिसका रंग चेंज हो जाता है गंगा नदी से। और ये गंगा नदी का क्षेत्र यहाँ से बनारस को होती हुई जाएगी। यहाँ पे भी बताया जाता है कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जब वनवास को हुए थे तो यहाँ इस नदी के किनारे आए थे, और लगभग इस ब्रिज एक वहाँ पे अच्छे ब्रिज जहाँ पे लगभग 3 दिन यहाँ पे गुजारे भी थे। ये संगम का क्षेत्र देखिए, और ये अरौली के आगे का क्षेत्र।